हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू आईटी अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के छठे लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये बेसिकली जैसे आप अरे यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर डाटा टाइप के आइटम्स की। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के आइटम को ग्रुप करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ये एज अरे ही काम करता है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है अरे में और स्ट्रक्चर में कि आप इसके जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप होल्ड कर सकते हैं। जबकि अरे में क्या है कि आप सिमिलर डाटा टाइप के जो हैं वो आइटम्स की जो है वो लिस्ट जो है वो अरे क्रिएट कर सकते हैं। उनके पास अरे में क्या है कि जितने आपके पास आइटम हैं उनकी डाटा टाइप सेम होगी। जबकि अगर आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के आइटम के, तो फिर आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, उसको आप क्या करेंगे कि आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नेम देंगे और उसके बाद उसके मेंबर डेफिनेशंस आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या क्या मेंबर जो है होल्ड करेगा। मेंबर इंटीजर भी हो सकता है, मेंबर आपका करैक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल एनी डाटा टाइप हो सकता है, वो अरे भी हो सकता है। और इवन स्ट्रक्चर के अंदर आप एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करना है इसकी हम एग्जांपल करते हैं। कोड ब्लॉक्स में हम जाएंगे और कोड ब्लॉक्स में जो कि मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम कैसे सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अगर मैं इस कोड को रिमूव भी कर दूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, इसके लिए ये है कि मैंने अगर आप जस्ट नॉर्मली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक मेन फंक्शन आ जाता है। मैंने वो मेन फंक्शन भी डिलीट कर दिया है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑफ मेन फंक्शन है। तो ये बाकी जो कोड मैंने लिखा हुआ है इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर आ गया है मेरे पास मेन फंक्शन का। और इस स्ट्रक्चर को भी अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो आप समझें कि ये आपने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया है सी प्लस प्लस में। आपके पास ये मेन फंक्शन है और आपने एक इनपुट आउटपुट करने के लिए हेडर फाइल इंक्लूड की हुई आईओ स्ट्रीम, जो कि आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती है कंसोल के ऊपर आउटपुट करने के लिए। यहाँ पे ये हमें मालूम है कि मेन फंक्शन के ऊपर ये हमारे पास ग्लोबल स्पेस है, तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हम डिक्लेयर या डिफ़ाइन करेंगे वो ग्लोबली एक्सेसिबल है हमारे पास इस मेन फंक्शन के अंदर। उनका स्कोप ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल होगा। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उसकी रीज़न ये है ग्लोबल स्पेस के अंदर कि अगर हम एक वे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं सपोज़, तो हमें पता है इसका सिंटैक्स क्या है कि आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, एक कीवर्ड है, और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर का नेम देंगे। इन केस हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बुक के नेम से, ठीक है। और विद इन पेयर ऑफ करली ब्रेसेस जो है वो हम इसके जो है वो मेंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। मेंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए क्या तरीकाकार है कि आप उनकी डेटा टाइप लिखेंगे, उसकी टाइप लिखेंगे, जैसे कि इंटीजर, और एक डिक्लेयर किया मैंने मेंबर आईडी। इसी तरीके से एक करेक्टर टाइटल, और इसको ये चूँकि अरे मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से हम इसको अरे डिक्लेयर कर देंगे करेक्टर टाइप की, जो कि उसका नेम टाइटल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बुक, ये दो फ़िलहाल टाइप को होल्ड कर रहा है, जिसमें एक इंटीजर है आईडी के लिए और एक टाइटल करेक्टर अरे है, ठीक है। इसके अलावा आप सपोज इस बुक के लिए और आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप वो भी सेव कर सकते हैं, लाइक ऑथर। और आपको पता है कि ऑथर भी जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो आप करेक्टर अरे क्रिएट कर लें।
तो ये भी आप कर सकते हैं। जस्ट फॉर समझाने के लिए मैंने जस्ट उसके बुक का आईडी और टाइटल ही फ़िलहाल ग्रुप किया। आप जो भी आपके ज़हन में आप स्ट्रक्चर के लिए जो भी चीज़ें आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन से पहले आप एक ऑप्शनल मैंने लिखा था कि आप उसका नेम डिक्लेयर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो जैसे मैंने लिखा ये बुक 1, अगर आप कॉमा लगा के बुक 2 लिख देंगे तो ये 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए इस टाइप के, बुक टाइप के। ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाह रहे तो एट द टाइम जब आप इसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे स्ट्रक्चर को, जैसे आप नॉर्मल करते क्या है कि इंटीजर आई, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास ये जो बुक है इसका आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, लाइक बुक 1, ठीक है। तो इस वेरिएबल के ज़रिए आप क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है वो एक ऑपरेटर है डॉट, ठीक है। तो इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। कोड में जब हम इस मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे होंगे स्ट्रक्चर के, तो हम क्या लिखेंगे कि वो स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे जो वेरिएबल है बुक 1, और ये होल्ड करेगा उन मेंबर्स को, ठीक है। इसमें एक आईडी है, आईडी अब हम यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू आईडी इज इक्वल टू 10, और इसी तरीके से आप बुक 1 डॉट, अब टाइटल जो है ये हमें पता है कि ये अरे है, ठीक है, करैक्टर अरे है, हमने चूँकि डिफ़ाइन की हुई है करैक्टर अरे। तो करैक्टर अरे को हम क्या ऐसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं ये बेसिकली एक कांस्टेंट करैक्टर पॉइंटर है जिसको हम स्ट्रिंग भी कह रहे हैं, स्ट्रिंग लिटरल जो है वो हम असाइन कर सकते हैं करैक्टर अरे को ऐसे। लेट अस सी प्लस प्लस, ये एक बुक का टाइटल मैंने असाइन किया। अगर मैं अब इसको कंपाइल करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास कंपाइलेशन के ऊपर एरर आएगा। एरर क्या है मेरे पास, यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, पहला एरर तो मेरे पास आ रहा है कि स्ट्रक्ट बुक हैज़ नो मेंबर नेम्ड आईडी। रीज़न क्या है कि मैंने ये जो वेरिएबल बुक 1 डिक्लेयर किया इसको डॉट आईडी लिखा, जबकि मेरे पास कैपिटल आई से आईडी है। तो हमें पता है कि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव है, इसमें ये कैपिटल आई और स्मॉल आई जो है इसमें वो डिफरेंशिएट करेगी। तो ये वो स्मॉल आईडी से वो एक लहदा से समझ रही है यहाँ पे, लेकिन वो उसको स्कोप के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल नेम नहीं मिल रहा है स्मॉल आईडी से, तो उसने मुझे कंपाइलेशन एरर दिया। तो इसको हम कैपिटल आईडी कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो उसमें वो वाला एरर जो है वो रिमूव हो गया। अब सेकंड एरर आ रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप इन असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट करैक्टर टू करैक्टर अरे। तो ये कांस्टेंट करैक्टर अरे है, इसको हम इसमें नहीं जो है वो असाइन कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखूँ साथ, देन व्हाट, अब वो मुझे एक एरर जनरेट कर रहा है, अनइनिशियलाइज कांस्टेंट मेंबर, ठीक है। तो जब अगर आप कांस्टेंट लिखेंगे तो आप यू मस्ट इनिशियलाइज इट समथिंग, तो फिर जब आप कांस्टेंट लिख देंगे इसका मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ, अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इज़ इट पॉसिबल? अब अगर आप रन करें तो ये रन करेगा प्रॉपरली, क्योंकि मैंने कांस्टेंट करैक्टर अरे जो है वो इसमें इस तरीके से असाइन कर दी। अब इसकी वैल्यू जो है वो अगर मैं सी आउट करूँ तो ये प्रॉपरली आउटपुट करेगा, ठीक है। जस्ट सी आउट बुक 1 डॉट टाइटल सेमी कॉलन। तो ये आप देखिएगा कि ये जो कांस्टेंट करैक्टर अरे को मैंने वैल्यू दी हुई है यही आउटपुट करेगा। लेट अस सी प्लस प्लस। लेकिन द मोमेंट
मैं इस कांस्टेंट करैक्टर को चेंज करने की कोशिश करूँगा अगर यहाँ पे बुक वन डॉट टाइटल इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ सी प्लस प्लस। सपोज़ ये बुक का एक टाइटल जिसको मैंने चेंज किया, तो क्या ये मुझे अलाउ करेगा? नहीं करेगा। अब ये देखें, इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट करैक्टर टू कांस्टेंट करैक्टर 80, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब कांस्टेंट एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये करैक्टर टाइटल जो है ये इसको एज इट इज़ आप छोड़ दें। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया कि ये कांस्टेंट करैक्टर को आप इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कांस्टेंट करैक्टर, ठीक है, अरे। तो उसमें आप जस्ट पास कर दें स्ट्रिंग विद इन डबल कोटेशन मार्क। तो इसका मतलब है कि जो भी स्कोप होगा आपके प्रोग्राम का, इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिक ऐसी है कि आप कोई कांस्टेंट करैक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि इन वैल्यूज़ को चेंज करना है तो हम उसको कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करते। तो अब अगर मैं बुक वन डॉट टाइटल को इस तरीके से वैल्यू दूंगा तो वो टाइप इन कंपैटिबल का एरर आएगा मेरे पास, क्योंकि वो कहेगा कि आप एक कांस्टेंट जो है वो वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं वो एक करैक्टर अरे को, तो ये पॉसिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं, ठीक है। तो अरे करैक्टर अरे को जो है हमें पता है कि वैल्यू हम कैसे असाइन कर सकते हैं कि इज़ इसके इंडेक्स ऑफ ज़ीरो और इक्वल टू, और फिर विद इन सिंगल कोट्स हम कुछ भी लिखेंगे तो ये उसके ऊपर वैल्यू स्टोर करेगा। फिर बुक वन डॉट टाइटल ऑफ ज़ीरो की बजाय हम वन लिखेंगे एंड सो ऑन, जितने भी 80 करैक्टर्स तक अगर हम करना चाह रहे हैं जो भी लेंथ की। तो ये एक हेडेक है। हम इस करैक्टर टाइटल को जो है इस तरीके से इंडेक्सिंग के ज़रिए जो है वो, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ से कुछ करैक्टर्स जो हैं वो इस इंडेक्स के ऊपर जो है वो हम स्टोर करना चाह रहे हैं, टाइटल ऑफ वन कर दूँ और टू कर दो और थ्री और फोर एंड सो फोर। तो आप ये देखें कि ये टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं इस एक करैक्टर के अंदर, इस अरे के अंदर वैल्यूज़ को साइन करने के लिए मुझे बार बार जो है वो इंडेक्स के ऊपर जाके वैल्यू जो है वो चेंज करनी पड़ रही है। तो ये मेरे लिए एक हेडेक है, लेकिन नॉर्मल वे में आप इसी तरीके से वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूज़र को सी आउट करूं और कहूं कि कोटेशन मार्क में उसको हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि एंटर द टाइटल ऑफ योर बुक फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे एंड लाइन करने की बजाय यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यस, एंड सेमीकोलन लगाते हैं और इसकी जगह पे यहाँ पे एक दो स्पेसेस देते हैं और फिर हम करते हैं कि सी इन करो बुक वन डॉट टाइटल में, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा कि, और फिर उसके बाद हम सी आउट करें बैकस्लैश n, पहले एक लाइन एंटर करो विद इन एस्केप सीक्वेंस है ये बैकस्लैश n। अगर आप बैकस्लैश और n लिखेंगे तो ये एस्केप सीक्वेंस करेगा एक न्यू लाइन के लिए। तो पहले न्यू लाइन आएगी, फिर उसके बाद ये क्या प्रिंट आउट करेगा कि द टाइटल ऑफ द बुक इज़, और कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी बुक वन डॉट टाइटल है उसको प्रिंट आउट कर दो सेमीकोलन। अब अगर हम इसको रन करें तो ये एक बुक के लिए एक स्ट्रिंग जो है वो डिमांड कर रहा है। तो मैं कहता हूँ लेट अस सी प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस, और एंटर करूँगा तो वो क्या करेगा कि ये जो भी करैक्टर्स हमने इनपुट किए हैं इनको उस एरे में स्टोर करेगा और उसको आउटपुट कर देगा, ठीक है।
एक तो मेथड ये है, ये टाइटल के स्पेलिंग TITLE, टाइटल ऑफ द बॉस की है बुक्स, बुक इज़ दिस, ठीक है। तो ये एक इजी वे है, आप यूज़र के साथ यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लें और इसमें आप उस करेक्टर स्ट्रिंग में करेक्टर अरे में वैल्यू इनपुट लें और उसके बाद उसको आउटपुट कर दें। अब अगर जब यूज़र ये वैल्यू इनपुट करता है, तो अगर इसको देखूं कि क्या उसके ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू आउटपुट करे, तो वो जो भी फर्स्ट करेक्टर होगा वो उसको आउटपुट करेगा, नॉट द होल अरे। सपोज मैं लिखता हूँ लेट्स C++, तो जो फर्स्ट करेक्टर है वो बेसिकली L है, तो वो उसने उसके ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू आई है उसको वो आउटपुट कर रहा है। तो ये जब जितनी देर तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे, वो इसको वन बाय वन करेक्टर जो है वो आपके करेक्टर अरे में स्टोर करेगा, और जब वो उसको इस एंड ऑफ जो है वो टर्मिनेटर करेक्टर मिलेगा, तो उसके बाद वो उसको ब्रेक करेगा और वो जो भी वैल्यू होगी वो इंडेक्स बाय इंडेक्स उसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये एक इजी वे है, आप सी आउट करें, सी इन करें। लेकिन अगर एक डिफरेंट वे भी है कि अगर आप कोई टाइटल जो है वो यूज़र से नहीं लेना चाह रहे, लेकिन कोड हार्ड कोड करना चाह रहे हैं कि आप बजाय इसके कि इस तरीके से सीन करके उसको इसमें स्टोर करें टाइटल में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हार्ड कोडिंग वे में कि आपके पास एक प्री जो है एक लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है, इंक्लूड करें अगर आप सी स्ट्रिंग हेडर फाइल, तो उसमें एक फंक्शन है आपके पास स्ट्रिंग कॉपी का। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसके ज़रिए आप एक स्ट्रिंग जो है वो उसको आप कॉपी करेंगे एरे के अंदर, तो आप पॉसिबल है strcpy के नेम से स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है आपके पास सी स्ट्रिंग के अंदर। अब ये जो सी स्ट्रिंग है ये पॉसिबली अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो ये बेसिकली ये जो फंक्शन है strcpy, अगर मैं आपको इसको इसको करके बताता हूँ कि बुक वन डॉट टाइटल इसमें और कॉमा और फिर उसके बाद आप विद इन कोटेशन मार्क कोई भी स्ट्रिंग लिख दें तो वो उसमें स्टोर हो जाए, कॉपी कर देगा, ठीक है। लेट अस C++ और सेमीकोलन। तो ये फंक्शन जो है strcpy ये क्या करेगा, क्या कि स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग ये वाली स्ट्रिंग को कॉपी करो कहाँ पे, इसमें इस एरे ऑफ करेक्टर में। ये बेसिकली अगर आप इसका सिंटैक्स देखेंगे strcpy का, अगर आप कर्सर को इसके ऊपर लेके आएँ तो ये आपको इसका सिंटैक्स दिखाएगा। ये रिटर्न कर रहा है, ये इसकी रिटर्न टाइप है करेक्टर पॉइंटर और इसका नेम है, और ये दो पैरामीटर इसको पास करेंगे, एक करेक्टर पॉइंटर है और कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर है। ये पॉइंटर्स क्या है, ये बेसिकली अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंटर्स क्या है, ये बेसिकली ये करेक्टर पॉइंटर बेसिकली क्या है, ये एरे ऑफ करेक्टर्स है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ये भी एरे ऑफ करेक्टर्स है। तो इसको स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे कि वो ये डिमांड क्या कर रहा है स्ट्रिंग कॉपी, वो कहता है कि मुझे एक करेक्टर पॉइंटर पास करें। करेक्टर पॉइंटर क्या है, वो स्ट्रिंग ऑफ अरेज है, अरेज ऑफ करेक्टर है करेक्टर पॉइंटर, ठीक है। करेक्टर पॉइंटर, और इस नोटेशन को अगर आप ऐसे लिखें तो ये सेम है एज इट इज़ करेक्टर पॉइंटर के। इसको हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आप जस्ट अभी ये समझें कि इसको हम करेक्टर अरे देंगे और एक कांस्टेंट करेक्टर स्ट्रिंग देंगे, जैसे कि हमने पहले मैंने आपको करके भी दिखाया। वो कांस्टेंट करेक्टर ये इस तरीके से आप देंगे विद इन डबल कोटेशन मार्क, तो वो इस कांस्टेंट करेक्टर को उठाएगा और इसमें कॉपी कर देगा इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, वन लेटर ऑन अ इंडेक्स, ठीक है। अब अगर आप इसको सी आउट करेंगे
तो बुक वन डॉट टाइटल को, तो वो जो भी इसके इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको वो आउटपुट कर देगा। अगर आप लेटर सी प्लस प्लस इसको आउटपुट करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस टाइटल जो कि ये करैक्टर अरे है, तो आप इसका कोई इंडेक्स बता दें कि इंडेक्स ऑफ से 0 1 2 3 के ऊपर 3 के ऊपर क्या करैक्टर है, तो वो आउटपुट करो। तो ये अपॉस्ट्रॉफी कॉमा आना चाहिए, ये देखें, ठीक है। क्योंकि ये ज़ीरोथ इंडेक्स है, तो ये ज़ीरो के ऊपर एल, 1 2 और 3 के ऊपर ये अपॉस्ट्रॉफी कॉमा, तो उसने उसको आउटपुट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग कॉपी ने बेसिकली किया क्या कि ये कांस्टेंट करैक्टर्स जो हैं वो अरे पॉइंटर, इसको उठा के इंडेक्स के ऊपर कॉपी कर दिया इस अरे के ऊपर। ये भी एक तरीका है। तो आप वो इनपुट के ज़रिए भी कर सकते हैं, और यूजिंग दिस स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन डिफाइंड इन सी स्ट्रिंग। ये सी स्ट्रिंग में अगर आप इस स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के ऊपर आएँ और राइट क्लिक करें, और यहाँ पे हमारे पास एक ये हमारे पास एक ऑप्शन है फाइंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग कॉपी। तो आप अगर इसके पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिक्लेरेशन के ऊपर जाएगा, ये कहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो ये उसने ऑटोमेटिकली, आप देखेंगे ये स्ट्रिंग डॉट एच ओपन किया है, जबकि हमने स्ट्रिंग डॉट एच तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये जो मिंग डब्ल्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, मिनिमम ग्नू फॉर विंडोज़ की, आप ये देखेंगे कि ये बेसिकली सी स्ट्रिंग जो है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर जाऊं और अपने प्रोग्राम में जाऊं और सी स्ट्रिंग को ओपन करूं, और यहाँ पे मैं लिखूँ सी स्ट्रिंग, राइट क्लिक करूं, और यहाँ पे मेरे पास आएगा ओ ओपन दिस इन फाइंड डिक्लेरेशन, नो, इसमें मेरे पास आनी चाहिए ऑप्शन, ये बुक के ऊपर क्यों जा रहा है, मैं तो सी स्ट्रिंग के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। इस सी स्ट्रिंग के जो डेफिनेशन है इसको ओपन करो, ये देखें, ठीक है। वो चूँकि वो स्पेस नहीं थी तो वो उसको फाइंड नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये ओपन इंक्लूड फाइल सी स्ट्रिंग, इस मैं क्लिक करूँगा तो ये उसने इस हेडर फाइल को ओपन कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो सी स्ट्रिंग है ये ऑलरेडी स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कर रही है। तो मुझे इस कोड ब्लॉक्स में मिंग डब्ल्यू के कंपाइलर के ज़रिए हमें वो स्ट्रिंग जो है वो सी स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग इंक्लूडेड है, तो ये फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है तो हमारे पास वो अवेलेबल है। ये इसलिए है कि अगर आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में कुछ कोड लिखते हैं, या अगर आप यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग, क्योंकि जी एन यू जो है वो बेसिकली यूनिक्स बेस्ड कंपाइलर है, उसी आर्किटेक्चर को टारगेट करता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये विंडो बेस्ड कंपाइलर नहीं है, लेकिन अगर आप इस GNU को विंडोज़ में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये MINGW कंपाइलर अवेलेबल है, मिनिमम ग्नू फॉर विंडोज़। तो आप उसको यूज़ करें। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसे है कि वो उसने वो कहा कि वो सी स्ट्रिंग को इंक्लूड करें, और ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड है सी स्ट्रिंग में। मे बी अगर आप विजुअल स्टूडियो कर रहे हो तो आप जस्ट स्ट्रिंग इंक्लूड करें या सी स्ट्रिंग, तो वो डायरेक्ट आपको उसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो आप जस्ट सी स्ट्रिंग को इंक्लूड करें, और उसके बाद आप जस्ट इस तरह से कॉपी भी कर सकते हैं। अब सिमिलरली जैसे आप अपने किसी इंटीजर की कोई, या जैसे हमने ये करैक्टर टाइप की एक अरे डिक्लेयर की, इसी तरह से आप अरे ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर की अरे बना सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ बुक 1 of 10, तो ये क्या करेगा कि इस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की 10 जो है वो मेमोरी रिज़र्व करेगा, कंसेक्यूटिव एक अरे क्रिएट कर देगा, और इस अरे को एग्जैक्टली उसी तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल अरे को करते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। तो अगर हम क्या करते हैं कि पहले यूज़र से वैल्यूज़ को गेट कर लें और उसको इस
उसकी आईडी दें और टाइटल दें, और देन आप उसी तरीके से इसको अरे को यूजिंग इटरेशन फॉर लूप जो है वो अरे में जाके इटरेट करें और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर दें। आप ये कर सकते हैं सारा कुछ। इसको करके देख लेते हैं। मैंने मेरे पास ही ऑलरेडी कोड अवेलेबल है। इसको अगर मैं ओपन करूं, जस्ट सिमिलर टाइप का है, इसको मैं कॉपी करता हूं ताकि मुझे बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसको मैं कॉपी करता हूँ। जस्ट 2 लूप्स लगाए हैं और उसमें वो एक लूप जो है वो उनको वैल्यूज़ को असाइन कर रहा है और एक लूप जो है वो उसको प्रिंट आउट कर रहा है ट्रेड करके। ठीक है, तो ये कॉपी किया और अपने इस प्रोग्राम में आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो है इसका नेम मैं बुक 1 की जगह बुक कर देता हूँ ताकि वो उस कोड के साथ कंपेटिबल हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये बुक ऑफ आई उसी तरह से उसके इंडेक्स, क्योंकि ये लूप 0 से स्टार्ट करे तो इसका मतलब है बुक ऑफ 0.id इज़ इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी, और उसमें ये जो टाइटल सेव करेगा 10 बुक्स की आईडीज़ आएंगी और फिर उसमें ये टाइटल जाएगा और उसी तरह से इसको एक इटरेशन के ज़रिए उनको आउटपुट भी करेगा। तो इसको रन करके देखें। अगर आप स्ट्रक्ट बुक हैज़ नो मेंबर नेम आईडी, उसकी रीज़न अगेन वही आ गई क्योंकि ये कैपिटलाइज आईडी है, तो मैं इसको भी कैपिटलाइज कर देता हूँ आईडी, और टाइटल भी कैपिटलाइज है। तो ये कोडिंग कन्वेंशन आप ये ध्यान में रखिएगा कि सी प्लस प्लस जो है ये केस सेंसिटिव है। अगर आप इसमें कैपिटल आई या कैपिटल और स्मॉल करेंगे तो ये उनको 2 डिफरेंट एंटिटी समझेगी कंपाइलर इसका। तो अगर अब आप इसको रन करें तो ये देखें उसने क्या किया कि पहले उनको वैल्यूज़ असाइन की 0 to 10 और जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसने इधर यहाँ पे प्रिंट आउट कर दी। ये टाइटल जो कि इसमें गया है और उसमें बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस टाइटल के साथ वो आई को कनकैटिनेट किया है, जस्ट आउटपुट कर रहा है। लेकिन इस टाइटल अरे में जो है ये एक ही वैल्यू बार बार जा रही है। अगर आप इसको विदाउट आई प्रिंट आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइटल की वैल्यू है एक्चुअली लर्न सी प्लस प्लस वर्जन ही है सबकी, ये देखें। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू वो जो उसने कॉपी की है वो ये है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर टाइटल जो है वो हर आईडी के साथ टाइटल डिफरेंट है, तो आप यूज़र से इनपुट भी पहले ले सकते हैं, जो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। बजाय इसके कि आप ये हार्ड कोड कर दें कि कॉपी कर दो ये वाली स्ट्रिंग, तो इसको अगर आप रिमूव कर दें इस फंक्शन को, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूज़र को सी आउट करें एंटर द टाइटल ऑफ द बुक, और ये विद इन कोटेशन मार्क आपने लिख देना सी, ताकि वो एक वो प्रॉम्प्ट करे यूज़र को। और इसके बाद आप सेमीकोलन लगा के यहाँ पे सी इन कर देंगे जो आपकी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसके इंडेक्स आई के ऊपर। डॉट टाइटल, ठीक है, इस वेरिएबल में वैल्यूज़ को गेट करो और उसमें असाइन कर दो। अब आप देखेंगे कि वो 10 टाइम जब लूप चलेगा तो वो बुक्स के टाइटल जो हैं वो आपसे गेट करेगा। तो मैं पहली बुक जो है वो लेटर सी प्लस प्लस कर देता हूँ, और दूसरी बुक जो है वो जो डबल एंटर हो गया, डाइव इनटू सी प्लस प्लस एंड सो फोर्थ, जो भी आप वैल्यूज़ इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो रन करें।
अगेन तो मैं कहता हूँ लेट्स सी प्लस प्लस एंटर ए क्यू बी एस जे एच एन एम। तो उसने ये क्या किया कि ये जो फर्स्ट बुक है इसको लेट्स कर दिया, सेकंड वाले को सी प्लस प्लस कर दिया, और थर्ड फिर आगे सो फोर जो ए क्यू और जो वैल्यूज उसने लेनी शुरू कर दी। और देन अगेन आपने उसको इटरेट किया और उसको आउटपुट कर लिया। सिमिलरली आप जैसे आप अपने कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यूज़ जो हैं वो पास कर सकते हैं, इसी तरह से अपना ये स्ट्रक्चर भी आप फंक्शन को पास कर सकते हैं। ये जस्ट उसकी थियोरेटिकली मैंने लिखा हुआ स्लाइड पे। तो आप जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को पास करते हैं फंक्शन को, इसी तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल है, उसका नाम है बुक। स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल है बुक वन सेमीकोलन, और फिर मैं क्या करता हूँ बुक वन डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 10 और बुक वन डॉट टाइटल इज। अब इस टाइटल को उसी तरह से मैं क्या करता हूँ यूजिंग strcpy जो है वो मैं स्ट्रिंग कॉपी कर देता हूँ। क्या लेट अस सी प्लस प्लस, और ये जो है मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पास करता हूँ, एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन डिक्लेयर करते हैं कि वाइट प्रिंट स्ट्रक्ट, ठीक है। और इसको हम एक स्ट्रक्ट वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसकी एक डेफिनेशन पास की, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर पास करेंगे और जो भी स्ट्रक्चर में वैल्यू होंगी वो हम उसको वो प्रिंट आउट कर देगा। अब ये जो प्रिंट इसकी हमने ये डेफिनेशन दी फंक्शन की। अब हम क्या करते हैं कि वाइड प्रिंट स्ट्रक्ट, और यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल हम पास कर रहे हैं जो कि हमें पता है। हम इसको लिख देते हैं बुक बुक वन टाइप है, और इसका एक वेरिएबल बी पास कर देते हैं, ठीक है। हमने उसको बताया कि एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल आएगा और वो आपको पास हो जाएगा। अब हम इस बी के ज़रिए लाइक बी डॉट, ठीक है, हमारे पास अब ये सारी जो भी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक्सेसिबल हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि सी आउट करो क्या बी डॉट आई डी एंड लाइन और एंड लाइन, और सी आउट करो बी डॉट टाइटल, ठीक है, और सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट स्ट्रक्ट, और इसको पास हम क्या करते हैं बुक वन, ठीक है। इसको अगर मैं अब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आईडी और टाइटल जो भी इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे साइन की हुई हैं उनको आउटपुट करेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल नहीं बताया हुआ था, तो ये बुक टाइप का कोई भी वेरिएबल स्ट्रक्ट का हम यहाँ पे लोग बता देंगे तो वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा।
ये बुक हमारी जो टाइप है बेसिकली हम उसका बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर है बुक, उसका कोई भी वेरिएबल आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम अब रन करेंगे, वो कहता है कि बुक हैज़ नो मेंबर आईडी। ये अगेन वही एरर आ रहा है कि ये कैपिटल आई है, ये आपको याद रखना है बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं रन करूँगा तो वो देखें उसने क्या किया कि उसकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो उसको प्रिंट आउट कर दिया, आईडी और जो भी टाइटल है। सिंपली क्या किया कि एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी इस तरह से ग्लोबल स्पेस में, हमने कहा कि ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इसका नाम प्रिंट स्ट्रक्ट होगा, और इसमें हम एक स्ट्रक्चर टाइप यानी एक बुक हमने डिफ़ाइन किया स्ट्रक्चर के नाम से, उस टाइप को हम पास करेंगे कोई एक वेरिएबल। और ये बुक क्या है, ये ऑलरेडी डिफ़ाइंड है यहाँ पे स्ट्रक्ट, और इस कंपाइलर को ऑलरेडी पता होगा कि ये एक टाइप है। अगर मैं इस डेफिनेशन को कट करूँ यहाँ से और इस स्ट्रक्चर से पहले लिख दूँ, तो क्या कंपाइलर को पता होगा कि ये स्ट्रक्ट टाइप कोई बुक है? इसको करके देखते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो आप ये ग्लोबल स्पेस में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो कंपाइलर अपने रेफरेंस के लिए इनको यूज़ करता है, ठीक है। तो अब उसको पता है कि ये स्ट्रक्ट क्या है, वो उसने पहले इसको स्ट्रक्ट बुक को, अब उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आएगा तो वो देखेगा कि ये स्ट्रक्ट बुक है, तो वो इसका एक रेफरेंस पास रखेगा कि ओके कोई स्ट्रक्चर बुक भी है। फिर वो जब नेक्स्ट आएगा तो देखता है यहाँ पे एक डिफाइंड है स्ट्रक्चर बुक के नेम से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उनके रेफरेंसेस अपने पास रखेगा। फिर वो देखेगा कि यहाँ ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। फिर अगेन उसको पता है कि ये एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है प्रिंट स्ट्रक्ट के नाम से, जिसको एक पैरामीटर पास होगा, उसकी टाइप होगी बुक के नेम से। तो ये बुक टाइप का एक वेरिएबल हमने पास किया बुक वन, किसको? प्रिंट स्ट्रक्ट को। तो उसने ऑटोमेटिकली ये बुक वन जब आया तो उसने देखा कि ये तो बुक, इसकी टाइप बुक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन को मैच करता है और फिर इसकी बॉडी में आएगा और इसको आउटपुट करेगा इन वैल्यूज़ को। अब अगर मैं यहाँ पे सी बी डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 20 कर दूँ, ठीक है, और बी डॉट आई डी इज़ सॉरी, इस ये आई डी कैपिटलाइज है, फिर ये एक एरर जनरेट करना था इसने, और बी डॉट टाइटल, ठीक है। अगेन उसी तरह से एस टी आर सी पी वाई करते हैं और इसमें हम कोई वैल्यू को चेंज करते हैं और इसका नाम चेंज वर्जन लिख देते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये जो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास आया है और इसको मैं आउटपुट करूँगा तो ये बेसिकली 20 और चेंज वर्जन को आउटपुट करेगा। इज इट? यस। जबकि हम इसको पास कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर बुक वन ने क्या किया कि ये जो वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी साइन किए हैं इनकी कॉपी बनाई, इधर पास की, जबकि हमने इसमें क्या किया कि वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। लेकिन चूँकि इसके पास कॉपी आई है तो इन कॉपीज़ को उसने चेंज किया और आउटपुट कर दिया, जबकि ओरिजिनल वैल्यूज़ एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर अब मैं यहाँ पे बुक वन डॉट और सी आउट एक्चुअली करेंगे सी आउट, और इधर मैं लिखूँगा ओरिजिनल वैल्यूज़ और यहाँ पे एंड लाइन सेमीकोलन, और फिर सी आउट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए कि बुक वन डॉट आई डी को सी आउट करो, एंड लाइन, और फिर सी आउट करो बुक वन डॉट टाइटल। और यहाँ पे जब मैंने प्रिंट स्ट्रक्ट कॉल किया तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये
उन जो भी वैल्यूज़ हमने इसको पास की उनको लोकली, चूँकि वो पास बाय वैल्यू है तो उसकी कॉपी आएगी इस वेरिएबल के पास, और यहाँ पे हम उसको चेंज करेंगे और उसको वो प्रिंट आउट करेगा। तो आप देखेंगे कि वो ओरिजिनल वैल्यूज़ जब इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसके बाद जब ये ओरिजिनल बुक के पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ ही होंगी, क्योंकि वो उसके पास पास बाय वैल्यू हुआ है फंक्शन में, तो उसकी कॉपी गई थी इनके पास, तो उस कॉपी को चेंज किया, उसका इफेक्ट ओरिजिनल वैल्यूज़ के ऊपर नहीं होगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप ये देखें, ये चूँकि कॉपी आई थी तो प्रिंट स्ट्रक्चर ने, हमने उसमें वैल्यूज़ को चेंज कर दिया था तो वो उसको आउटपुट किया, जबकि मेन प्रोग्राम में जब कंट्रोल वापस आया उस फंक्शन से तो उसने क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वही एज इट इज़ प्रिंट आउट कर दी। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप बजाय इसके कि उसकी कॉपी जाए आप उसका रेफरेंस पास कर दें, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये एक तरीका है, एंड साइन आप मीन्स कि आप इस टाइप का एक रेफरेंस पास करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे आप उसका एक रेफरेंस पास करेंगे, और ये स्ट्रक्ट जो है ये भी रिसीव करेगा एक रेफरेंस। ठीक है। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करूँगा तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स मैं अगर देख लूँ, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर स्ट्रक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसको एक एड्रेस इस टाइप का एक रेफरेंस पास करना है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस पास करेंगे। और इसको हम कोई वेरिएबल बी बता देते हैं। ठीक है। वो कहता है कि एरर जनरेट कर रहा है, एरर इनवैलिड इनिशियलाइजर ऑफ नॉन कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ टाइप बुक फ्रॉम एन और वैल्यू ऑफ दिस। क्या ये पॉसिबल है कि हम स्ट्रक्चर का रेफरेंस पास करें और उसकी वैल्यू को चेंज करें? इसको हम नॉर्मल वेरिएबल्स में हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि उसका जस्ट एक रेफरेंस पास करते हैं, तो जो है वो हमें मालूम होता है कि उसका उसकी जो एक वैल्यू जो है वो उसका एक रेफरेंस जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में ये डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में अगर आप पास करेंगे, हमें पता है कि ये ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स हैं, तो हम इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वो डॉट ऑपरेटर है। लेकिन इन स्ट्रक्चर के केस में अगर आप उसका रेफरेंस पास करेंगे तो वो कैसे एक्सेस करेगा कि इस वैल्यू पे जाना है और इस वैल्यू पे जाना है और इस वैल्यू के एड्रेस के ऊपर जाके उसको चेंज करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम चूँकि हमने पॉइंटर्स को डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इसका पास बाय रेफरेंस जो है वो उसको भी फ़िलहाल इधर से रिमूव करता हूँ। इसको हम जब हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम कम्प्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर आप फंक्शन को कोई स्ट्रक्चर या अरे पास करें तो उसको उसको पास बाय वैल्यू की बजाय अगर आप उसका रेफरेंस पास करना चाह रहे होंगे तो वो कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको हम जब पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे और पॉइंटर को समझ लेंगे तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि वो अरे और स्ट्रक्चर या इस तरह की जो आइटम्स हैं जो कि ग्रुप करते हैं डिफरेंट डाटा आइटम या सिमिलर डाटा आइटम्स को, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें, क्योंकि वो उनका अगर पास बाय रेफरेंस करेंगे फंक्शन में तो फिर उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है, तो वो यूजिंग पॉइंटर हम करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम जब पॉइंटर को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझ आएगी। अभी आप जस्ट ये समझ लें कि पास बाय वैल्यू है, लेकिन सिंपल डाटा टाइप्स जो हैं जैसे इंटीजर और करैक्टर और समथिंग है, उसके लिए हमने फंक्शंस जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में फ़र्क क्या है। कि वो पास बाय वैल्यू नॉर्मल आप करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके उस वेरिएबल की कॉपी उठाएगा और वो उसको पास करेगा, और जो भी ये वेरिएबल
रिसीव करेगा, ये लोकली जब इनको चेंज करेगा तो ये उसकी कॉपी को चेंज कर रहा होगा, ओरिजिनल वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। तो जब आपने उसको वो प्रिंट आउट किया तो वो उसने उसकी लोकल वैल्यूज़ को जो जब आपने चेंज कर दिया तो वो उसको प्रिंट आउट किया, जबकि एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं जो इस मेन फंक्शन में जब कंट्रोल वापस आता है इस फंक्शन को कॉल करने के बाद तो वो एज इट इज़ रहती हैं। तो नॉर्मल जो वेरिएबल्स है इंटीजर या करैक्टर और फ्लोट वगैरह उसको आप पास बाय रेफरेंस करेंगे तो वो आपको समझ आ जाए। लेकिन अगर आप फंक्शंस वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने जानबूझ के जो है वो अ, जो अरेज नॉर्मल आप पास करेंगे तो वो पास में वैल्यू एज इट इज़, जैसे ये अभी हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं पास, कि हम क्या कहते हैं कि इसको हम एक स्ट्रक्चर टाइप है बुक, उसका एक वेरिएबल पास कर दो, ये उसकी डेफिनेशन बता दी, तो ये क्या करेगा कि ये पास बाय वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को पास करना चाह रहे हो कि एक्चुअल वैल्यू जो है उसके ऊपर चेंज करना है तो वो फिर पास बाय रेफरेंस है। तो आप फंक्शंस के अंदर अगर कोई अरे पास करना चाह रहे होंगे या स्ट्रक्चर तो वो वैसे नॉर्मली तो पास बाय वैल्यू आ जाएगा, वो स्ट्रक्चर अरे भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो पास बाय रेफरेंस नॉर्मल जो है वो मेथड के ज़रिए नहीं होगा। उसके लिए फिर ये है कि आपको वो एक पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉइंटर जो है वो हम नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, देन आपको इसकी समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर जस्ट सिंपल, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर लिखा और आपने उसके अंदर जो उसके मेंबर्स हैं उनको डिफ़ाइन किया, देन आप स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल यहाँ पे ऑप्शनली आप स्ट्रक्ट लिख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि ये जो बुक है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो ये वैलिड है, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली इसको हाईलाइट कर दिया बुक को। सिमिलरली आपने उसका उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया बुक वन, जैसे आप नॉर्मल इंटीजर का लिख करते हैं या करैक्टर का करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जो है वो कॉमा सेपरेशन करके दो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं बुक टू, और या आप उसका आप उस टाइप की रे भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल करके देखेंगे। आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप काइंडली उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन पोस्ट करें, या फिर उनकी फेसबुक पेज के ऊपर आप कोई अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ। और जो है वो इसकी स्ट्रक्चर्स की जो है वो आप एक्सरसाइज में पोस्ट करूँगा साथ, तो वो आप कोशिश करें कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें और समझें कि ये स्ट्रक्चर कैसे आता है। एक और चीज़ जो है वो थोड़ा सा समझाने के लिए, चूँकि वो एंड कर रहा था लेकिन फिर भी जैसे हमें पता है कि ये इंटीजर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा आर्किटेक्चर है, 32 बिट या 64 बिट। और जैसे मेरे पास ये 32 बिट है तो ये 4 बाइट्स को स्टोर करता है इंटीजर। तो इस इंटीजर के साइज़ को और गेट करने के लिए मुझे पता है कि एक वेरिएबल है इंटीजर टी, और उसको मैं सपोज एक वैल्यू 10 असाइन कर देता हूँ। तो मैंने देखना है कि इसका साइज़ क्या है, तो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, सी आउट करता हूँ मैं, और इधर मैं लिखता हूँ द साइज़ ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू, और एक ऑपरेटर पढ़ा था हमने साइज़ ऑफ। ये क्या करता है कि इसको आप जो डाटा टाइप आप देंगे उसका साइज़ ऑफ जो भी साइज़ होगा मेमोरी में वो रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप इंटीजर पास करूँगा तो ये उसका जो भी इंटीजर का जो भी साइज़ होगा वो इधर पास ऑन होगा और वो आउटपुट हो जाएगा। इसको अगर आप रन करेंगे, मैंने वो चूँकि उसको चेंज किया था आपको समझाने के लिए, रे क्रिएट कर दी थी, तो वो कहता है कि ये इसको कौन कैसे आप एक्सेस कर रहे हैं। तो इस रे को मैं रिमूव करता हूँ, इसका वो एरर दे रहा था। तो ये आप देखें कि उसने क्या किया कि वो लेटस द साइज़ ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 4 आपको उसने आउटपुट कर दिया। लेकिन अगर मैंने देखना है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी डिक्लेयर किया, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से चीज़ों को रिमूव करता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ। और इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वो
या फिर यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि वो सेपरेट नज़र आए आपको। दो दफ़ा लिख देते हैं ताकि वो आपको दूसरी आउटपुट से सेपरेट नज़र आए। द साइज़ ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन ये है कि उसने इंटीजर का फोर बाइट जो है वो साइज़ रिटर्न कर दिया जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है इंटीजर का। अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन के ऊपर जाऊँ, डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर, तो वो इसको फाइंड नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली वो साइज़ ये इंटीजर जो है ये कहीं ना कहीं डिफाइन है किसी क्या कहते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर आपका आर्किटेक्चर 32 बिट है तो ये 4 बाइट लेगा, अगर दूसरा है तो सिंपल इज़ दैट। ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, इसको टाइप बताएंगे ये उसका जो आपकी आर्किटेक्चर के मुताबिक साइज़ होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अब ये जो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, अब इसको भी आप एक टाइप समझिए, बुक, इसका नाम है बुक स्ट्रक्चर बुक। अब ये जो बुक टाइप है इसका क्या साइज़ है, अगर मैंने देखना है तो इसको मैं जस्ट अपनी वो टाइप पास कर दूंगा बुक, ठीक है। तो ये बुक का साइज़ मुझे रिटर्न करेगा। इसने लिखा 84 बाइट, इज इट राइट। अब देखते हैं, देखें इस बुक टाइप में हमने ग्रुपिंग की इन मेंबर्स की, एक इंटीजर और करेक्टर टाइटल जो कि 80 इसका साइज़ है। तो एक करेक्टर हमें पता है एक बाइट लेता है, तो अगर मैं अरे ऑफ 80 करेक्टर्स करूँगा तो इसका साइज़ 80 बन जाएगा। तो ये जो टाइटल है ये बेसिकली 80 साइज़ है इसका, और इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 80 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 84 बाइट्स। तो ये मेरा जो साइज़ है स्ट्रक्चर का वो 84 बाइट बन गया है। अगर मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा इंटीजर एक और क्रिएट करूँगा, और अब अगर मैं रन करूँगा तो ये 88 हो जाएगा। देखें उसने 4 बाइट और ऐड कर दिए क्योंकि वो टोटल साइज इंक्रीज़ हो गया इसका स्ट्रक्चर का। अगर मैं इसको फ्लोट डी क्रिएट कर दूँगा तो ये जो आप देखेंगे कि 92 हो गया, उसने फ्लोट वैल्यू को भी उसमें ऐड कर दिया 84 4 एंड 4 बाइट। और अगर मैं इसको डबल कर दूंगा फ्लोट की जगह तो ये 96 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 4 बाइट प्लस 88 और ये प्लस 4 और ये 8 बाइट लेता है डबल जो है, ठीक है, मेमोरी में। तो ये टोटल 96 बन गया। तो इस तरीके से आप जो है वो उसका साइज़ फाइंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर का अपने जो भी आपने डिफ़ाइन किया। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से जैसे एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि जब हम एक अरे, सपोज़ ये एक सिंपल अरे है, तो जब मैं इस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करता हूँ कि ये मेमोरी में किस एड्रेस के ऊपर सेव है, तो वो क्या करता है कि ये जो फर्स्ट आइटम जो भी इस अरे में होगा, यानी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू, उसका एड्रेस और इस अरे का एड्रेस सेम होगा, तो वो उसको उसके एड्रेस को जो है वो मुझे रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है बुक, अब ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो इसका जो एड्रेस होगा बुक का इस वेरिएबल का, तो इस स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है वो क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने एक वेरिएबल इस बुक टाइप का क्रिएट किया बुक 1, तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका एड्रेस क्या है। तो ये भी हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया हुआ है, बैक स्लैश एन और द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 इज़, और यहाँ पे मैं पास ऑन करता हूँ एड्रेस ऑफ बुक 1 और सेमीकोलन। तो ये हमें पता है एंड साइन जो है ये एड्रेस ऑफ है, तो जो भी इसका एड्रेस होगा ये उसको रिटर्न करेगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप ये देखें उसने उसका हेक्साडेसिमल जो भी एड्रेस है 0x6FE88 इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है अपने प्रोग्राम में, ये बुक 1, तो ये उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है। और सिमिलरली
अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका एड्रेस लेना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं लिखूँगा book1.id, तो ये जो वेरी फर्स्ट आइटम आपके इस स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन होगा उसका एड्रेस जो है वो बेसिकली आपके वेरिएबल का एड्रेस होगा। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। मैंने वो चूँकि उसको, सॉरी, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ ताकि वो दोनों जो है वो आपको आउटपुट आए तो वो समझ आए। इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा उस स्ट्रक्चर में उसका एड्रेस और आपके वेरिएबल का एड्रेस जो है वो सेम होगा, सिमिलर टू एरेज। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सेम ही एड्रेस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अरेज का जो वेरिएबल का एड्रेस है और जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है इंडेक्स ज़ीरो के ऊपर उसका एड्रेस भी वो सेम होगा। अगर आप उसको जब हमने अरेज पढ़ी थी तो मैंने आपको करके बताया था कि वो वेरी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो वही ले रहा है जो कि अरे के वेरिएबल का नेम है। और देन वो कंसेक्यूटिव उतनी जो जो जितनी साइज़ होता है उतनी साइज़ के बाद वो कंसेक्यूटिव मेमोरी जो है वो उसकी स्टोर करेगा। अगर वो करैक्टर है तो वो एक बाइट के बाद नेक्स्ट बाइट जो है वो उसका स्टोर करता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर मैं ये डबल का एड्रेस देखना चाहता हूँ, ये जो डी वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर मैं अभी यहाँ पे अब करके देखते हैं कि इज़ इट पॉसिबल कि बुक डॉट आई डी की जगह पे बुक डॉट डी जो है इसका एड्रेस दो। तो अब आप देखते हैं कि वो कंसेक्यूटिव जो भी नेक्स्ट उतने वो ऐड करने के बाद वो जो भी वैल्यू उसके पास आ रही होगी वो उसने यहाँ पे आउटपुट कर दिया। सम टाइम ये होता है कि वो अरेज में उसको कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि ये एक बाइट है, तो वो एक बाइट के बाद जो है वो मेमोरी जो है वो रिज़र्व करना शुरू कर देता है। सम टाइम करेक्ट जब स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करते हैं तो ये डिफरेंट जो है वो डाटा आइटम्स को स्टोर कर रहा है, तो वो सम टाइम वो किस तरह से कंसेक्यूटिव मेमोरी को जो है वो इसके अंदर स्टोर करेगा। तो वो सम टाइम क्या करता है कि वो जो लार्जेस्ट आपके पास ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, तो वो क्या करेगा कि वो उतने जो 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 लार्जेस्ट होगा सम टाइम वो उतने उस जो लार्जेस्ट डाटा टाइप है आपकी उतने के हिसाब से वो बाकी जो डाटा वेरिएबल्स हैं उनमें वो पैडिंग कर देगा। पैडिंग क्या है कि वो उतने फील्ड्स को इंसर्ट करेगा जो कि यूजेबल नहीं होंगे, लेकिन वो उसमें इंसर्ट कर देगा। ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, किस तरह का आपके पास कंपाइलर है और उसने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास टोटल जो है साइज़ आ जाएगा साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ, और आप इस तरह से यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो उनका एड्रेस भी गेट कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हम अरे पढ़ रहे थे। तो आप किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो गेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है और समझ नहीं आई यूजिंग स्ट्रक्चर, तो आप प्लीज़ काइंडली जो है वो उर्दू आई टी अकेडमी की वेबसाइट पे जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करूँ और आप इसकी प्रैक्टिस करें। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।